हेलो बच्चों, आप अभी पढ़ रहे हैं लाइट साइंस फॉर यू चैनल के माध्यम से। इससे पहले लेक्चर 1 हुआ था जिसमें हम लाइट के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन दिए थे कि लाइट क्या होता है। फिर आपको हम बताए थे रिफ्लेक्शन, फिर बताए थे रिफ्रैक्शन और लाइट से जुड़ा हुआ कुछ टर्म का बात किए थे। ये सारे टॉपिक्स को हम पिछले वीडियो में कवर किए हैं। अगर किसी को देखना है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो आज के टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, और पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिरर। तो मिरर के बारे में आज जानेंगे। तो ये सारा टॉपिक्स आज कवर होगा। इसमें ऑल टॉपिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है लाइट से जुड़ा हुआ तो उसके लिए साइन कन्वेंशन तो मस्ट है। बिना साइन कन्वेंशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये सारे टॉपिक को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का लेक्चर। तो सबसे पहले वर्ड आता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इस चीज़ का हम स्मॉल इंट्रोडक्शन दिए कि जब लाइट मीडियम बाउंड्री से कोलाइड करके और वो फिर वापस उसी मीडियम में आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जो फर्स्ट क्लास में आपको हम बताए हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब मीडियम बाउंड्री से टकराता है, आफ्टर कोलिजन of light with medium boundary again come back in same medium। ये बात को हम फर्स्ट लेक्चर में बताएं। ठीक है। आज हम इसी से जुड़ा हुआ कुछ लॉज पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें कुछ और टर्म है जिसको हम लिखा नहीं रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं। इसको डायग्राम में आप समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये आपका मीडियम बाउंड्री है। ठीक है, ये कोई एक मीडियम का बाउंड्री है। अगर इस मीडियम पे कोई लाइट रे आ रहा है और कोलाइड कर रहा है, ये मीडियम क्या हो रहा है, आ रहा है और इससे कोलाइड कर रहा है, और इसके बाद ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो इंसिडेंट रेस एंगल बनाता है विथ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल होता है ये जो सरफेस है, सरफेस के इस पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। तो देखिए ये मेरा एक सरफेस पे है और इस सरफेस पे ये क्या है, एकदम परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है। जो इंसिडेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये जो एंगल होगा इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे बाहर निकलता है, जो कोलिजन के बाद बाहर जा रहा है, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर। तो
तो आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये सारा टर्म क्या रखेगा, अपने आप में मायने रखेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, जिसमें पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal at the incident point lie in the same plane। देखिए प्लेन क्या होता है, तो प्लेन एक 2 डायमेंशनल सरफेस है जिसमें 2 ही डायमेंशन होता है। या तो आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस होगा या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, ठीक है, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसी प्रकार मेरा क्या होता है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ पे जो ये प्लेन बन रहा है ये प्लेन क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ठीक है। उसी प्रकार वाई के साथ जो प्लेन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वाई प्लेन, वाई जेड के साथ बन रहा है वाई जेड। और ये तीनों प्लेन अगर हम बोलेंगे तो ये तीनों प्लेन एक स्पेस में है जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। और एक होता है 1 डायमेंशन जिसमें सिर्फ एक लीनियर होता है, ठीक है, या तो ये डायरेक्शन कंसिडर्ड होगा या ये डायरेक्शन होगा या कोई भी एक मात्र डायरेक्शन कंसिडर होगा, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। तो अब प्लेन की बात करता है तो प्लेन जनरली किस में रहता है, तो प्लेन रहता है 2 डायमेंशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल आया, अब बॉल आके ऐसे ड्रॉप किया। अब ये बॉल ऐसे ड्रॉप करके ऐसे अगर निकल जाता है तो यहाँ पे एक ऐसे करके प्लेन बनेगा। ये प्लेन क्या करेगा, इस बॉल के इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन को अपने अंदर असाइन कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर ये मौजूद होगा। लेकिन आपको अगर हम बोले कि कोई बॉल ऐसे करके मूव किया और वो ऐसे करके निकल जा रहा है, मान लीजिए कि स्पिन बॉल आ रहा है, बॉल घूमता हुआ आ रहा है और यहाँ पे अगर ड्रॉप किया और वो मूव करके ऐसे निकल गया, जो क्रिकेट में आप जनरली देखते हैं स्पिनर करता है, बॉल गिरता है और बॉल क्या होता है, मुड़ जाता है। तो देखिए बॉल ऐसे करके आया और ऐसे करके मुड़ गया, इससे इस डायरेक्शन में चला गया, तो एक प्लेन ये हो गया जिसमें रिफ्लेक्शन मौजूद है और एक प्लेन ये वाला हो गया जिसमें इंसिडेंट मौजूद है। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल प्लेन में इस केस में नहीं आएगा, एक प्लेन ये होगा और एक प्लेन ऐसे होगा। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 प्लेन का जरूरत पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरा स्पिन बॉल स्पेस में मौजूद हो सकता है, प्लेन में मौजूद नहीं हो सकता। तो वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है अगर कोई पॉइंट एक जगह आके ड्रॉप करता है तो इसी प्लेन पे फिर वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, इसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट करेगा। और ये अगर इंसिडेंट पॉइंट है तो इस इंसिडेंट पॉइंट पे जो ये है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और बॉल ऐसे आके इधर गिरेगा, अगर इधर से गिरता है, अगर इस डायरेक्शन से गिरता है तो इस डायरेक्शन में निकलेगा और ये पूरा इस प्लेन में कवर हो जाएगा। तो इसलिए पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है कि हम सेकेंड लॉ को किस जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो रियलिटी में ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अगर एनर्जी का लॉस होता तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता था। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे लॉ पे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है इंसिडेंट एंगल is equal to the reflected angle। अगर ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, तो वो होता है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। नॉर्मल क्या होता है, तो दैट इज नथिंग, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये परपेंडिकुलर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो देखिए न इंसिडेंट रे का आपका डिफिनेशन कभी पूछा जाएगा, न रिफ्लेक्टेड रे का। तो इसको आप फील से समझिए, इंसिडेंट मतलब गिरना और रिफ्लेक्शन मतलब अगर कोई बॉल कहीं पे आकर ड्रॉप हो रहा है तो इंसिडेंट हो रहा है,
और कॉलिजन के बाद बॉल अगर वापस जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो बॉल का ड्रॉप भी इस लॉ को फॉलो करता है। जो भी बॉल अगर मेरा किसी सरफेस पे गिरता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मतलब अगर यहाँ से कोई बॉल यहाँ आके ड्रॉप करेगा और ये वापस ऐसे करके जाएगा, कॉलिजन लगभग इलास्टिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये लाइट क्या होगा आपका, आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इंसिडेंट एंगल का मतलब है आई और रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब है आर। ये आई और आर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसका यूज होता है जनरली मिरर से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है उसके अंदर प्रूफ करने में, ठीक है। तो जैसे क्लास 10 का टॉपिक है उसमें कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए इस लॉ का कोई बहुत ज़्यादा यूज इसके अंदर नहीं है। लेकिन इस लॉ के बगैर 3 फार्मूला जो इसमें हम यूज करते हैं, पहला करते हैं R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, दूसरा करते हैं 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, और तीसरा करते हैं मैग्निफिकेशन M इक्वल टू V/U। ये तीनों फार्मूला का प्रूफ विदाउट दिस थ्योरी नॉट पॉसिबल। तो इसी थ्योरी से ये तीनों फार्मूला आता है और इस तीनों फार्मूला का प्रूफ है नहीं, ठीक है। लेकिन आप लोग को लॉ पढ़ना है, इसलिए इस लॉ को आपको जानना चाहिए। इसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो अब सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें हमको पढ़ाएंगे साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो बिना साइन कन्वेंशन का आपसे न प्रॉब्लम बनेगा और न ही, देखिए जो भी साइंस डेवलप कर रहे हैं हम ही लोग डेवलप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जो है वही लोग मिलकर डेवलप कर रहा है। और वो एक प्रॉपर रूल को इसलिए फॉलो करता है कि कहीं भी रूल अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा ना कि ये इसको हम कभी भी डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। जैसे 1 2 3 4 ये भी तो मेरा फॉलो किया हुआ रूल ही है, मतलब कि ये भी किसी खदान से तो मिला नहीं था, ये भी हमको क्या है, मेरे द्वारा या फिर हमारे पूर्वज के द्वारा माना गया एक टर्म। तो उसी टर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में रूल के द्वारा क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। इसी को हम सिंपल रीड करते हैं। तो उसी के अंदर एक आता है सबसे इम्पोर्टेंट है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इस सबको बात को आप लिख लीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स का मेनली यूज क्या था, मैथमेटिक्स का यूज था साइंस के अंदर जो भी टॉपिक आता है उसको हम कैलकुलेटिव बना सके या फिर इक्वेशन में लिख सके। तो साइन कन्वेंशन जो हम लेते हैं वो भी मैथमेटिक्स के ही एक पार्ट से लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग साइंस को जो टॉपिक से हम साइन करते हैं उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, इसको आसानी से समझिएगा और इसके कुछ रूल है जिसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अगर फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। तो आप जैसे कोऑर्डिनेट के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो कोऑर्डिनेट में मेरा क्या होता है, 2 एक्सिस होता है, एक एक्सिस एक्स होता है, एक एक्सिस वाई होता है। इसको बोल देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। मतलब इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो निगेटिव एक्स की ओर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग निगेटिव वाई जा रहे हैं। तो इसी पे बेस्ड है मेरा साइन कन्वेंशन। तो देखिए इस साइन कन्वेंशन में जो एजम्पशन है, जो रूल है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम तीन रूल में हम इस सब चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले बोलता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस्ड, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन में क्या आएगा आपका मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू y एक्सिस whose सेंटर को हम लोग इसमें पोल बोलेंगे, ठीक है। वो भी आगे जाके बताएंगे टर्म में। पोल लाई ऑन ऑरिजिन
ऑफ द कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात समझ में है? जैसे कि हम कोई भी मिरर या कोई भी चीज़ को अगर हम प्लेस करते हैं, तो ये मान लीजिए मिरर को प्लेस किए, तो मिरर मेरा क्या होगा, तो मिरर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, और इस मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम लोग ऑरिजिन समझेंगे, ठीक है। ये है फर्स्ट रूल। दूसरा रूल जो है, सेकेंड वाला रूल, ये भी आसान है। हम ऑब्जेक्ट मस्ट बी placed in negative x axis साइड, ठीक है। देखिए अब एक्सिस मेरा दो है, अगर हम y एक्सिस के पैरेलल अगर हम मिरर को रख दिए, तो इस ढंग से हमको मिरर को रखना है कि ऑब्जेक्ट को हम किधर प्लेस करें, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, ठीक है। तो मान लीजिए मिरर का ये फ्रंट सरफेस है, ये वाला फ्रंट सरफेस है, और पीछे क्या है, बैक सरफेस है। सरफेस कलर क्या हुआ रहता है, और ये क्या है आपका फ्रंट सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो मिरर को इस ढंग से हमको रखना है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निगेटिव साइड में रखा है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस इन निगेटिव एक्स एक्सिस। तो मिरर को आप ऐसे रखिएगा तब ना निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऑब्जेक्ट को रख पाइएगा। तीसरा रूल जो बहुत आसान सा है, ये आपको बोलता है यूज द साइन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम for every parameter of the ऑप्टिक्स के अंदर जितना भी पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे U करते हैं, V करते हैं, F करते हैं, H करते हैं, H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज करते हैं, ये सारा पैरामीटर आपको कैसे लेना है, तो साइन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि आपको हम सिंपल बोल रहे हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को इधर रखें, ये मेरा सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ऑब्जेक्ट को हम इधर रखें, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या किए, एक मिरर को रख दिए, ये एक मिरर रख दी, तो इसके ये साइड जो होगा डेट इज कॉल्ड यू मेरा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में है, तो यू मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्लियर। जैसे कि मान लीजिए कि प्लेन मिरर में आपका इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो ये साइड में इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भी। तो इसमें भी का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, कोई भी क्वांटिटी आएगा लेकिन वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वो किस में होगा, प्लेन मिरर के केस में भी पॉजिटिव होगा, भी निगेटिव भी हो सकता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़िएगा आपको पता चलेगा भी मेरा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपका क्या है, पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन है। इस साइन कन्वेंशन को अगर आप जानिएगा तो ही आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा, अन्यथा इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो दूसरा टॉपिक भी आपको बता दिए, दैट इज़ द साइन कन्वेंशन। अब हम लोग इसके तीसरे टॉपिक में चलते हैं। अब तीसरा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए, तो रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन के लिए मेरा क्या है, ये 3rd नंबर टॉपिक है। तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे मिरर, ठीक है। मिरर क्या होता है पहले आप ये जानिए। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं मिरर। तो मिरर होता है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट
whose one surface is reflect the light। मिरर एक ऐसा सरफेस है, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक सरफेस क्या होगा, तो लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के लिए आपको बता रहे हैं, इसमें दो सरफेस बनाया जाता है। जैसे आप कोई भी मिरर बना रहे हैं तो एक साइड को आप क्या करते हैं, कलर करते हैं, और एक सरफेस को कुछ नहीं करते हैं। जो जिस सरफेस को हम कुछ नहीं करते हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अदर सरफेस क्या होता है, तो ये मेरा लाइट को बाहर नहीं जाने देगा। अगर आप इधर से अगर रिफ्लेक्शन को कोशिश कीजिएगा तो इधर से रिफ्लेक्शन टेक आउट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट साइड भी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी। अब दूसरा बात आता है टाइप्स ऑफ मिरर। तो आपको हम बोलेंगे तो मिरर जो होता है ये टोटल दो तरह का होता है। एक मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, जो आप लोग के घर में जनरली यूज होता है वो सब क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर। और दूसरा जो होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। ये सब बात को समझते जाइए, ऐसा नहीं कि ये सबका डिफिनेशन आने वाला है। क्या स्फेरिकल मिरर, जो सब एग्जाम में वर्ड का डिफिनेशन पूछा जाएगा उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, और जिस सब का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा उसको हम बस यूं ही छोड़ देंगे। तो प्लेन मिरर होता क्या है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन। उसको हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए प्लेन। तो प्लेन मिरर आप देखे होंगे, ढेर सारा प्लेन मिरर है। दूसरा आता है स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व। ठीक है, नॉट प्लेन, या कर्व बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये मिरर क्या होगा, स्फीयर का एक पार्ट होगा। तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में भी मेरा दो तरह का मिरर होता है। एक मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। इसके अंदर भी अब दो पार्ट है। ठीक है, एक है कॉनकेव और एक दूसरा होता है कॉनवेव। कॉनकेव मिरर मेरा सिंपली क्या होता है, तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं द स्फेरिकल मिरर SP हम डायरेक्ट SM लिख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward। अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जैसे देखिए प्लेन मिरर ऐसे हो गया, प्लेन मिरर पूरा प्लेन है, इसका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसी प्रकार स्फेरिकल मिरर ऐसा हो जिसका कर्व, तो स्फीयर देखिए, अगर स्फीयर आप लेते हैं तो स्फेरिकल मिरर मेरा क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है। जो स्फेरिकल मिरर है वो किसी स्फीयर का एक पार्ट होगा। तो ये अगर स्फीयर है, हम इतना काट के हटा दिए, तो ये क्या बच गया, एक पार्ट ऑफ स्फीयर बच गया। अब इस पार्ट स्फीयर को हम क्या कर सकते हैं, इधर से भी ऑब्लिक कर सकते हैं, इधर से भी हम इसको बंद कर सकते हैं, या फिर इस स्फीयर को हम अंदर से भी पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन बनेगा, अंदर वाला पार्ट बनेगा। अब देखिए अंदर वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड दिख रहा है, मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ दिख रहा है। तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे मिरर को हम सिंपल क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर का फिगर, जिसका आगे वाला ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसी प्रकार जो कॉन्वेक्स मिरर होता है तो हम इसमें कर सकते हैं द स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मेरा क्या है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर है। अगर ऐसे करके आपको घेर दें तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। उसी प्रकार ये भी क्या होगा, एक स्फीयर का ही पार्ट होगा, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा, जिसका अंदर वाला एरिया को हम क्या किए, ऑब्लिक कर दिए, पूरी तरह से बंद कर दिए, जिससे बाहर वाला सरफेस क्या हो गया, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग बन गया। यहाँ भी ये सरफेस क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग है। तो ये आपका हो गया मिरर मेरा क्या होता है, और मिरर कितने तरह का होता है। तो इसमें आपको हम टोटल 3 तरह का मिरर पढ़ा दिए, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये सारे बात को आप लिख लीजिए कहीं पे। अब चलते हैं इसके बाद मिरर के टर्मोलॉजी में। अब इसके बाद जो आता है टर्म यूज इन मिरर, किसी मिरर में यूज होने वाला टर्म, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म इसमें होता है एपर्चर। तो एपर्चर मेरा जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ मिरर, ठीक है। आपका कोई भी मिरर है तो इसका साइज जो होगा m और n, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। कोई भी कॉनकेव कॉन्वेक्स जो भी हो, कॉनकेव है तो यहाँ से m से लेके n तक के पूरे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिरर। तो देखिए मिरर ऐसे होता है, कॉनकेव मिरर अगर ऐसे करके बना रहे तो मत समझिएगा कि ऐसे होता है, ठीक है। ये ऐसे करके गोल होता है, और इस एरिया ये मेरा क्या हो गया, अंदर धंसा हुआ पार्ट हो गया, तो ये ऐसे करके गोल होता है, ठीक है। अब इसको ऐसे खड़ा करके बनाएंगे तो इसका बीच वाला जो पार्ट होता है बस उसी को हम ड्रॉ करते हैं, और उसी को हम ड्रॉ करते हैं ऑन द डायग्राम। तो इसका मतलब मिरर का मतलब मत समझ लीजिएगा कि ये बस एक ऐसे करके लाइन होगा। दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और ये होता है इट इज द सेंटर ऑफ मिरर। ये किसी मिरर का क्या होता है, सेंटर होता है। तो जैसे देखिए मान लीजिए कि आपका ये पार्ट जो है वो मिरर है, और ये क्या हुआ है, धंसा हुआ है, मतलब इतना सा पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज द मिरर। और इसको ऐसे करके बना है तो ये क्या, कॉनकेव है। अब ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, और उठा हुआ रहेगा तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो इस पूरे मिरर का जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। तो जब हम ऐसे करके इसको बनाएंगे कॉनकेव के केस में तो ये कुछ इस ढंग का बनेगा, मतलब यहाँ पे मिरर होगा, मिरर ऐसे करके पूरा होगा, और इसका जो बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं पोल। तो पोल मेरा क्या है, मिरर का सेंटर वाला पार्ट है। इसके बाद अगला टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा टर्म जो आता है वो आता है सेंटर
ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा क्या होता है? तो देखिए, कोई भी अगर मिरर होगा, मान लीजिए ये कोई भी स्पेरिकल मिरर की हम बात फिलहाल कर रहे हैं ताकि इस बात को आसानी से समझें। कोई भी अगर मिरर होगा तो ये मिरर क्या होगा, एक स्पेयर होगा, इसी स्पेयर का एक पार्ट होगा। ये जो अगर स्पेयर बन रहा है तो इस स्पेयर का क्या होगा, एक पार्ट होगा। ठीक है, पूरा स्पेयर का एक पार्ट ही मिरर होगा। अब इस मिरर को हम कैसे बनाए, तो इसे काट के बनाए, तो इस स्पेयर का कोई एक सेंटर होगा। तो ये स्पेयर के सेंटर को हम सिंपल बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम कह सकते हैं इसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अब इसको बोलते हैं इट इज द सेंटर ऑफ स्पेयर whose one part is a mirror, जिसका एक पार्ट मेरा क्या है, मिरर है। ये बात समझ में आ गया। तीसरा टर्म, चौथा टर्म जो है, ये सारा टर्म इम्पोर्टेंस रखेगा, आपको हम बता रहे हैं। चौथा पॉइंट जो होता है वो आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, ये एक लेंथ है, इसका यूनिट होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, हम कह सकते हैं इट इज द, सेंटर के स्थान पे सिर्फ रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्पेयर हुज वन पार्ट इज ए मिरर। अब देखिए इस बात को समझते हैं। ये जैसे देखिए, ये सेंटर है और ये पूरा स्पेयर है, और इतना से इतना पार्ट मेरा क्या है, एक मिरर को फॉर्म कर रहा है। कॉनकेव लीजिए या कॉन्वेक्स लेते हैं, कॉन्वेक्स भी मेरा ऐसे करके स्पेयर बनाएगा। तो कॉन्वेक्स केस में मेरा क्या होगा, तो इस ये पार्ट रंगा हुआ होगा, ये पार्ट क्या होगा, कलर्ड होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे अब कुछ बात हम लोग साइन कन्वेंशन से भी समझना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये सारे डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस। लेकिन अगर हम इसी टर्म को इनसाइड ऑप्टिक्स समझें तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व का रेडियस क्या होगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये बात समझ में है? तो जैसे देखिए, अगर हम यहाँ साइन कन्वेंशन का यूज करें और हम दोनों मिरर को रखें, पहला मिरर है कॉनकेव, हम कॉनकेव मिरर को रखें और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। क्लियर? तो अगर हम इस स्पेयर को पूरी तरह से अगर लॉक करके दें तो एक स्पेयर जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, तो इस जगह सेंटर होगा तो ये रेडियस बनेगा। अब देखिए ये आपका ऑरिजिन है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये निगेटिव साइड है। तो अगर हम बोलेंगे कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या होगा, तो देखिए ये निगेटिव साइड है तो इसका आर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी वैल्यू 5 मीटर 10 मीटर दे देगा या 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वो हमेशा क्या लेंगे, हम निगेटिव लेंगे। यही टर्म अगर हम कॉन्वेक्स के लिए यूज करें तो कॉन्वेक्स मिरर मेरा क्या होगा, कुछ इस ढंग का होगा, और इसका स्पेयर जब फॉर्म होगा तो वो कुछ इस ढंग से फॉर्म होगा। और इसका अगर एक्सिस देखेंगे तो ये मेरा पोल ही मेरा क्या है, ऑरिजिन है। अब इसका सेंटर हमेशा लाई किधर करेगा, इसका सेंटर हमेशा लाई करेगा इस डायरेक्शन में। तो यही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो इस केस में देखिए ये पोल से राइट साइड में जा रहा है और इधर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इस साइड को जाने को हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइड। तो हम लोग अगर कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका रेडियस जो हम लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। मिरर को रखें अकॉर्डिंग टू
साइन कन्वेंशन बोलता है कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा आप निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर रखिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए निगेटिव साइड है, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो रंगा हुआ नहीं है, और इसमें भी जो रंगा हुआ पार्ट नहीं, वो हमेशा क्या है, निगेटिव साइड में। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं कि किसका पॉजिटिव लेना है, किसका निगेटिव लेना है। ये बात आगे भी आएगा। पांचवा पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे आपको हम अब इस फिगर में, नहीं तो देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं पार्ट पे, अब देखिए ये यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, तो ये मेरा क्या पोल है, और यहाँ पे इसका सेंटर है। इस दोनों लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब छठा टर्म की ओर चलते हैं, और वही छठा टर्म क्या है, एक इम्पोर्टेंट छठा टर्म हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, या सिंपल इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। इसको लिखा जाता है, इस पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, ये पॉइंट है जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कहते हैं इसका ए पॉइंट ऑन विच all the ray parallel to principal axis के पैरेलल ऑल द रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet or appear to meet, ठीक है, या बोल सकते हैं एक्चुअली इंटरसेक्ट, ठीक है, और appear to इंटरसेक्ट। देखिए इसका मीनिंग क्या है। जैसे आपको हम बोले कि मान लीजिए कॉनकेव लेंस है और ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर आप कॉनकेव लेंस में देखिएगा तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब मान लीजिए इस पर कोई भी रे ऐसे करके आता है, वो सारा रे क्या होगा, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ रहा है। ये सारा रे जब इसे कोलाइड करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास करेगा, जितना भी रे है। इसके बाद भी अगर यहाँ से रे ऐसे करके ड्रॉ करते तो ये फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से पास करेगा। इस पॉइंट को हम सिंपल क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो इसके अंदर रियलिटी में क्या हो रहा है, एक्चुअली कट रहा है। एक्चुअली इसके अंदर दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद कट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लीजिएगा तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ये एक्चुअली नहीं कटेगा। आपको इसको काटने के लिए एक एपेरेंट या वर्चुअल लाइन का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले ये रे यहाँ पे इंटर कर रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा। और इधर से अगर ये रे जाता है तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद वे वापस चला आएगा। और ये दोनों रे इधर जाके एक्चुअली नहीं काटेगा, लेकिन इसको हम डॉटेड लाइन से पीछे अगर ड्रॉ करते हैं तो पीछे एक पॉइंट पे ये कट कर देगा।
तो इस केस में ये अपेरेंट हो गया, ठीक है, अपेयर टू मीट है, ठीक है। और इस केस में एक्चुअल मीट है, एक्चुअल अपेरेंट टू मीट। तो ये मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। इसके बारे में और भी आगे चल के हम बात करेंगे, ठीक है। ये अभी टॉपिक बस स्टार्ट है। जो इस पीछे वाले लाइन को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल लाइन। अब इस केस में देखिए, जब भी मीट करेगा तो ये आगे में मीट करेगा, और इस केस में जब भी मीट करेगा तो पीछे मीट करेगा। तो इसमें फोकस पॉइंट जो होगा, इसमें जो फोकस पॉइंट होगा वो निगेटिव साइड होगा, और इसमें जो फोकस पॉइंट होगा वो किधर होगा, पॉजिटिव साइड होगा। क्यों, ये पोल को हम ऑरिजिन माने हैं, तो ये साइड क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। तो सातवां जो इसमें टर्मिनोलॉजी आता है वो आता है प्रिंसिपल फोकस के बाद आता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो इसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस का ये प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। पोल को ही कभी कभी मिरर भी बोला जाता है। तो देखिए, मिरर से जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो अगर आप कॉनकेव का केस देखिएगा, कॉनकेव में, ठीक है, तो कॉनकेव में जो ये फोकस होता है, ये मेरा क्या होता है, तो निगेटिव साइड होता है। इस केस में एफ को हम देखेंगे तो एफ क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस केस में अगर कॉन्वेक्स का केस दिखेगा, कॉन्वेक्स का केस, तो इस केस में फोकस क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जो भी ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये सारा लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आप समझिएगा। और यहाँ पे एक रिलेशन आपको हम बता रहे हैं, एफ इक्वल टू जो भी होता है उसका वैल्यू होता है r/2, या r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन जो होगा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफिनेशन है, ये दोनों डिफिनेशन आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये दोनों पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ये दोनों डिफिनेशन पूछता है। तो इस ढंग से आपको हम क्या किए, मिरर बताएं, मिरर का हम स्मॉल इंट्रोडक्शन दिए, साइन कन्वेंशन भी बताएं, ठीक है। अब इसका जब रे डायग्राम खींचेंगे तो ये रे डायग्राम क्यों खींचें, ये रे डायग्राम ही क्यों होगा और ये रे डायग्राम ही क्यों होगा, ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो में आपको इमेज के बारे में बताएंगे, इमेज क्या होता है, ठीक है। इमेज भी मेरा दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है। तो इसके बाद का क्लास जो होगा वो थर्ड लेक्चर में आपको पता चलेगा।